सैकड़ों जान चली गई मगर सरकार के मुंह से संवेदना का एक अक्षर नहीं निकला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार, उनकी बेटियों को कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा। आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परेशानी हो रही है, बॉर्डर्स पे बैठे। ये बॉर्डर्स पे बैठने नहीं चले थे, ये रामलीला ग्राउंड, वही रामलीला ग्राउंड जहां सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है, वहां बैठ के धरना देने के लिए आना चाहते थे। मगर ये वही खून है जो देश की सीमा पर दुश्मन की गोली और गोलों के सामने छाती अड़ाए खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। सरकार की लाठियों से, आंसू गैस से और वाटर कैनन से पीछे नहीं हटने वाले थे। चलते बढ़ते गए, दिल्ली की सीमा पे आए। उनकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए, इसीलिए किया जाना चाहिए कि ये 2.5 महीने से बैठे, मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे। 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है, किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने। आज ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा प्रचार तंत्र। जो बाप यहाँ बैठा है, जिसको गद्दार बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, उसका बेटा चीन की सीमा पे तैनात है। अगर वो गद्दार है तो वो उसका बेटा क्या है, मैं सदन से पूछना चाहता हूँ। जब ओलंपिक में और एशियाई खेलों में उस किसान का बेटा देश का झंडा ऊंचा करे, उस किसान का बेटा जब सीमाओं से तिरंगे में लिपट के शहादत देकर वापस आए, आज उस किसान को तिरंगे के ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने की आप बात करते हो, आत्ममुक्त सरकारें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती है, चेतावनी मैं देना चाहता हूं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज किसानों के मुद्दे को संसद में पूरे जोरदार तरीके से उठाया। ये वो लिस्ट है, कोई पूछ रहा था कि कौन है, गांव का नाम है, परिवार का नाम है, उनका कौन सा भाई चीन की सीमा पे तैनात है, कौन सा भाई पाकिस्तान की सेना पे तैनात है, उनके नाम मैं रखना चाहता हूं। मैं इसको सभा पटल पे रखना चाहूंगा। यमुनानगर के स्वर्गीय रणदीप सिंह गुंदियाना गांव के गड्डी गुजरान, करनाल के स्वर्गीय राजेश चहल, जिसका भाई आज भी लद्दाख में तैनात है। पाई के स्वर्गीय अजय ढुल, बड़ौदा गांव के भाई स्वर्गीय भाई अजय कुंडू, जिनके मैं घर गया, लगभग इनके परिवारों से मिलने गया, जिनके घर पे एक उनकी विधवा और 3 बच्चे। विधवा इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, कोई नौकरी कर पाएगी। 3 लड़कियां हैं, तीनों अभी स्कूल में अनमैरिड हैं। कैसे उनकी शादी होगी, कैसी व्यवस्था होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाली सरकार, उनकी बेटियों को कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा। उन्होंने 3 कृषि कानूनों और सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा हरियाणा और पंजाब में। कहीं पिपली में लाठीचार्ज हुआ तो कहीं पंजाब के एक टोल पे किसान बैठा, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। और 6 महीने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से वो किसान उठकर उन्होंने फैसला किया कि रामलीला ग्राउंड में जाके धरना देंगे। आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परेशानी हो रही है, बॉर्डर्स पे बैठे। ये बॉर्डर्स पे बैठने नहीं चले थे, ये रामलीला ग्राउंड, वही रामलीला ग्राउंड जहां सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है, जहां देश की सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलनों की गवाही वो रामलीला ग्राउंड देता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक वहां बैठ के धरना देने के लिए आना चाहते थे। शांति प्रिय तरीके से चले। हरियाणा की सीमा में जैसे ही आए, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। हरियाणा की सरकार ने हमलावर हो गई। हरियाणा की सरकार सोचा था, उस समय किसान केवल शांति से जा रहे थे, सोचा था रोक लेंगे, मगर ये वही खून है जो देश की सीमा पर दुश्मन की गोली और गोलों के सामने छाती अड़ाए खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। सरकार की लाठियों से, आंसू गैस से और वाटर कैनन से पीछे नहीं हटने वाले थे। चलते बढ़ते गए, दिल्ली की सीमा पे आए। 25 नवंबर को दिल्ली की सीमा पे पहुंचे। वहां पर
देश की राजधानी की सीमा सील कर दी गई और वहां से धरना शुरू हुआ। उसके बाद सारी सर्दी, बातचीत पे बातचीत, तारीख पे तारीख, बेनतीजा बातचीत। और आखिरी दौर में भी जब 11वां राउंड हुआ तो सरकार ने बातचीत एक तरफा अपनी तरफ से बंद करी और अपमानित करके 5 घंटे तक बैठे रहे सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि। और 5 घंटे के बाद उनको बताया गया टेलीफोन पे कि सरकार की तरफ से बातचीत समाप्त हो चुकी है। उसके बाद उठ के गए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों की देशभक्ति पर अंगुली ना उठाए, क्योंकि इन्हीं किसानों के बेटे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका साजिशें और षड्यंत्र बड़े बड़े रचे जाने लगे। किसान की आवाज को कुचलने के लिए प्रचार तंत्र हमलावर हो गया, प्रचार तंत्र झोंक दिया गया। प्रजातंत्र नहीं, प्रचार तंत्र। आज ये प्रजातंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र है। प्रचार से, प्रचार के लिए, प्रचार द्वारा प्रचार तंत्र। देशद्रोही बताया गया जो इन धरनों में बैठे हैं, देशद्रोही बताया गया। कहा कि आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से फंडेड हैं, गद्दार हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाप यहां बैठा है जिसको गद्दार बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, उसका बेटा चीन की सीमा पे तैनात है। अगर वो गद्दार है तो वो उसका बेटा क्या है? मैं सदन से पूछना चाहता हूं। उस किसान का बेटा जब सीमाओं से तिरंगे में लिपट के शहादत देकर वापस आए, आज उस किसान को तिरंगे के ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उससे ज्यादा कौन देशभक्त हो सकता है? दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आंदोलन के दौरान अब तक 194 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन सरकार के मुंह से उनके लिए अब तक एक भी संवेदना का शब्द नहीं निकला है। सैकड़ों जान चली गई मगर सरकार के मुंह से संवेदना का एक अक्षर नहीं निकला। आज मैं देख रहा था कि मैंने सभी भाजपा की तरफ से जो लोग बोले उनके वक्तव्य को ध्यान से सुना। इन 194 परिवारों के लिए कोई संवेदना के शब्द की बात तो दूर की बात है, जिक्र तक नहीं हुआ। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर कृषि कानून इतने ही अच्छे थे तो कोरोना महामारी के दौर में अध्यादेश के जरिए चोरी छिपे क्यों लागू किए गए? ये स्थिति में हम कैसे पहुंचे? 5 जून 2020 को कोरोना आपदा के बीच में अध्यादेश जिनकी आवश्यकता तब होती है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे अभी कहा डेरेक ओब्रायन जी ने। सामान्यतः सदन, दोनों हाउस कोई भी किसी भी बिल को पास करते हैं, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं और एक्ट बनता है। अध्यादेश जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से एक्ट कानून लागू हो जाए और उसके बाद दोनों सदनों को केवल एक रबर स्टैंप की तरह उसको पारित करने के लिए प्रयोग किया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आत्ममुक्त सरकार देश को आत्मनिर्भर नहीं बना सकती, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किसानों ने किया है। क्या ये वही किसान हैं? आजादी के समय 30 करोड़ का पेट पालने के लिए बाहर से आपको लाना पड़ता था ना, आज 135 करोड़ देश का पेट पालने का काम। सभापति मुझे आखिरी वाक्य, 135 करोड़ देश का पेट पालने का काम सरकार ये किसान करते हैं और फिर भी एक्सपोर्ट की गुंजाइश रखते हैं। आत्मनिर्भर इन्होंने बनाया है। आत्मनिर्भर बनाने की आप बात करते हो, मैं चेतावनी देके आपको अपनी बात समाप्त करता हूं। आत्ममुक्त सरकारें, भूपेंद्र जी आप तो हिंदी के ज्ञाता हैं, आत्ममुक्त सरकारें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती है, चेतावनी मैं देना चाहता हूं। और एक वाक्य के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। हल्ला बोल हरियाणा।